गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से है। आज हम लोग देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है। यह विषय सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर से संबंधित है। हाइपोथेसिस या इसे प्रकल्पना या उपकल्पना भी कहा जाता है। प्रकल्पना शब्द को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्रा और दूसरा कल्पना। इन दोनों के जोड़ से परिकल्पना या प्राकल्पना शब्द का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रकल्पना अनुसंधान विषय के संबंध में प्रारंभिक विचार है। यह किसी समस्या के समाधान में पहले किया गया एक विचार होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा अध्ययन विषय बाल अपराध है तो हम अपने प्रारंभिक ज्ञान या सामान्य अनुभव के आधार पर काम चलाऊ अनुमान यह कर सकते हैं कि निर्धनता तथा टूटे परिवार ही बाल अपराध को जन्म देने के सबसे प्रभावी कारक हैं। प्रारंभिक अवस्था में हमारा यह अनुमान हमारे अध्ययन कार्य में अत्यंत आवश्यक सिद्ध होगा, क्योंकि यह उन्हीं संबंधित तथ्यों पर हमारे ध्यान को केंद्रित करेगा जिसका अनुमान हमने पहले ही कर लिया है। हम आर्थिक तथा पारिवारिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करके उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करेंगे और फिर यह देखेंगे कि जो अनुमान हमने प्रारंभ में लगाया था वह सही है अथवा गलत है। इस प्रारंभिक काम चलाऊ अनुमान को, जो कि आगे की अध्ययन का कार्य का आधार तथा अनुसंधानकर्ता के लिए एक सहारा बन जाता है, जिसे हाइपोथेसिस या उपकल्पना अथवा प्राकल्पना आदि कहते हैं। प्राकल्पना को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे लुंडबर्ग के अनुसार यह उपकल्पना एक अस्थायी या कामचलाऊ सामान्यकरण है जिसकी प्रामाणिकता की जांच करना बाकी है। इसी प्रकार से प्रोफेसर यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यकारी उपकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में गुड्डे तथा हार्ट के अनुसार उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं, यह भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा की जा सकती है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान या शोध कार्य आरंभ करने से पूर्व अनुसंधान से संबंधित जो पूर्व में कल्पना की जाती है उसी को उपकल्पना या प्राकल्पना कहा जाता है। उपकल्पनाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। कार्यकारी या उपयोगी उपकल्पनाओं की प्रमुख विशेषताएं होती है। गुड्डे तथा हार्ट ने मेथड इन सोशल रिसर्च में उपकल्पनाओं की 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला स्पष्टता, दूसरा अनुभव सिद्धता, तीसरा विशिष्टता, चौथा उपलब्ध प्रविधियों से संबद्धता और पांचवा सिद्धांतों से संबंधित। इनके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने उपयोगी उपकल्पनाओं की प्रमुख विशेषताओं का भी उपयोग किया है। जैसे पहला, सैद्धांतिक स्पष्टता। उपकल्पना की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उस विषय के पूर्व निर्मित सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट हो। गुड्डे तथा हार्ट ने उपकल्पनाओं की समष्टता में 2 बातें सम्मिलित की है। एक तो विचार की स्पष्टता और दूसरी भाषा की स्पष्टता। उपकल्पना में निहित विचार स्पष्ट, निश्चित तथा भ्रम रहित होने चाहिए। यदि प्रारंभिक विचार ही अनिश्चित होगा तो आगे की विवेचना भी भ्रमपूर्ण होगी। गुड्डे तथा हार्ट के शब्दों में उपकल्पनाओं में निहित अवधारणाओं को स्पष्ट रूप में परिभाषित
किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता आगे चलकर अध्ययन कार्य में बाधा की सृष्टि ना कर सके। इसके अतिरिक्त उपकल्पना की भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए ताकि अन्य लोग भी उसका सही अर्थ समझ सके। भाषा की स्पष्टता के लिए सामान्य शब्दावली के अतिरिक्त उस विषय को परिभावित शब्दावली का ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार सैद्धांतिक स्पष्टता के लिए उपकल्पना में निम्नलिखित बातों का होना अति आवश्यक है। पहला, उपकल्पना का अर्थ स्पष्ट हो ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। दूसरा, उपकल्पना के स्वरूप की स्पष्टता परिभाषा दी जाए। तीसरा, उपकल्पना के विचार स्पष्ट हों। चौथा, उपकल्पना की भाषा स्पष्ट हो। तथा पांचवा, उपकल्पना में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। अब हम देखेंगे अनुभव सिद्धता। उपकल्पना की एक अन्य प्रमुख विशेषता उसकी अनुभव सिद्धता है। इसका अभिप्राय यह है कि वही उपकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त की जा सकती है जिसमें कि मूल्यात्मक निर्णय का पुट नहीं है। अर्थात वैज्ञानिकों को अपनी उपकल्पना में किसी आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु उसका संबंध ऐसे विचार या ऐसी अवधारणा से होना चाहिए जिसकी सत्यता की परीक्षा वास्तविक प्रयोग अथवा वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। तीसरी विशेषता है विशिष्टता। विशिष्टता उपयोगी या अच्छी उपकल्पना का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अतः उपकल्पना की विशिष्ट होना ही आवश्यक है। व्यापक एवं सभी पक्ष में एक ही समय पर अध्ययन नहीं किए जा सकते, इसलिए उपकल्पना सामान्य ना होकर विशिष्ट होनी चाहिए। उपकल्पना यदि अत्यंत सामान्य है तो यथार्थ निष्कर्ष नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि किसी विषय के सभी पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन हम एक ही समय पर नहीं कर सकते। इसलिए एक विस्तृत तथा सामान्य उपकल्पना प्रायः अध्ययन के क्षेत्र को बताती है, किंतु वह एक उपयोगी कल्पना नहीं बन सकती। उदाहरण के लिए बाल अपराध। बाल अपराध का विषय स्वयं में अत्यंत व्यापक है। उसके अनेक पक्ष हैं। अंततः केवल उसका नाम लेने से ही किसी भी उपकल्पना का आभास नहीं मिलता। स्पष्ट होता है कि यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि उपकल्पना अध्ययन विषय के किसी विशेष पक्ष से संबंध हो। अगर उसमें विशिष्टता का गुण नहीं होगा तो उसकी सत्यता की जांच भी नहीं हो पाएगी, और जो उपकल्पना जांच से परे है वह वैज्ञानिक के लिए निरर्थक होगी। इसलिए उपकल्पना में विशिष्टता का होना अति आवश्यक है, जिससे कि एक निश्चित वैज्ञानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए सत्य की खोज संभव हो सके। इसके उपरांत प्रकल्पनाओं की एक प्रमुख विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्धता। उपकल्पना का निर्माण इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि उसकी सत्यता की जांच उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा संभव हो। गुड्डे तथा हार्ट के शब्दों में, जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध है, वह उपयोगी प्रश्नों का निर्माण करने में असफल रहता है। अतः उपकल्पनाएं ऐसी होनी चाहिए जो प्रचलित प्रविधियों की पहुंच के भीतर हो, लेकिन उपकल्पना का शोध की प्रविधियों के अनुकूल होना हमेशा ही आवश्यक नहीं है। आधुनिक समय में समस्याएं इतनी जटिल है कि उनसे संबद्ध जटिल उपकल्पनाओं का निर्माण केवल प्रविधियों को ध्यान में रखकर बनाना संभव नहीं। यदि अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण समस्या प्रस्तुत करे तो बाद में भी उनके सत्यापन तथा उनकी माप की विधियां खोजी जा सकती है। जैसे दुर्खीम का आत्महत्या संबंधी सिद्धांत, जिसकी जांच की उत्पत्ति विधियों की खोज के बाद हुई। गुड्डे तथा हार्ट के शब्दों में, बहुत ही गंभीर सामाजिक विवादों में अनुसंधान की सीमाओं को बराबर चुनौती दी जा रही है, क्योंकि बहुत सी समस्याओं की खोज करना
अनिवार्य होता है। इस प्रकार उपकल्पना की इस विशेषता का अभिप्राय केवल इतना ही है कि उपकल्पना के इस प्रकार को ही उसकी परीक्षा उपलब्ध प्रविधियों द्वारा की जा सके। और उपकल्पना की पांचवी विशेषता है प्रतिपादित सिद्धांतों से संबंध। चुनी हुई उपकल्पना किसी प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए। यद्यपि इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, परंतु विज्ञान के समुचित तथा संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है। यदि विभिन्न उपकल्पनाओं का चुनाव अनायास ही परस्पर असंबद्ध रूप से कर लिया जाए तो विस्तृत सिद्धांत के संदर्भ में उनकी जांच नहीं की जा सकती। अतः उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो संबंध क्षेत्र में किसी पूर्व स्थापित सिद्धांत के क्रम में हो, ताकि उसकी परीक्षा विस्तृत सिद्धांतों के संदर्भ में की जा सके। और उपकल्पना की अंतिम प्रमुख विशेषता है सरलता। उपकल्पना सरल तथा प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। विलियम ओकम ने इस बात पर जोर दिया है कि उपकल्पना के निर्माण में किसी घटना के स्पष्टीकरण के लिए जिन कारणों की संभावना है उनमें से एक भी कम या अधिक नहीं होने चाहिए, अर्थात उपकल्पना का रेजर की धार के समान तीक्ष्ण तथा निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार की सरलता तथा निश्चितता के लिए उपस्थित समस्या का पूरा तथा स्पष्ट आवश्यक आवश्यक है। श्रीमती यंग ने भी लिखा है कि समस्या के संबंध में शोधकर्ता को जितनी गहरी सूझबूझ होगी उतनी ही संबंधित उपकल्पना में सरलता होगी। यंग के अनुसार सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की उपकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया है। इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे उपकल्पना में प्रयुक्त शब्दावली सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए, उपकल्पना का आकार छोटा होना चाहिए तथा उपकल्पना में भाषा भ्रमात्मक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें उपकल्पना की प्रमुख विशेषताएं हैं। धन्यवाद।